बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया को ओवर द वीकेंड ये बताया कि उनकी 2 बार मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब से, और दोनों बार वो जो बातें आर्मी चीफ साहब से करना चाहते थे ना, वो कर नहीं सके। वो अलग बात है कि उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जिसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब से अगर बातचीत की जाए तो उसके नताइज बेहतर हो सकते हैं। मगर अली अमीन गंडापुर साहब ये बात भी आर्मी चीफ साहब को कन्वे नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब आर्मी चीफ साहब को देखकर इतने खुश हो गए, इतना खुश हो गए, इतने करीब से देख करके, उनके सामने बैठ करके इतना खुश हो गए कि उनसे वो बातें कर ही नहीं पाए जो वो करना चाहते थे। और अल्टीमेटली मीटिंग के बाद, SIFC की जो मीटिंग हुई उसके बाद, उन्होंने वो तमाम बातें मीडिया को आकर बताई। और ये तमाम बातें वो शख्स, इमरान खान साहब के वो खिलाड़ी, वो अनमोल रतन, वो सियासतदान, वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और जो रोजाना की बुनियाद पर एस्टैब्लिशमेंट और विफाक के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं, उनके ऊपर लानते भेजते हैं। ये बातें वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का लुब्बे लुबाब ये था कि अगर एक राब्ता एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या इमरान खान साहब से कर लिया जाए तो इमरान खान साहब उनके साथ हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। यानी कि अडियाला में बैठे इमरान खान साहब आर्मी चीफ साहब की सिर्फ एक कॉल का वेट कर रहे हैं। वो जैसे ही अगर आर्मी चीफ साहब ने कॉल कर दी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया प्रो एस्टैब्लिशमेंट बयानिया में बदल जाएगा। एंटी पाकिस्तान नैरेटिव प्रो पाकिस्तान नैरेटिव में बदल जाएगा। PTI के हवाले से और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से 2 बातें। एक, जो उनकी पॉलिसी चल रही है वो यही है कि बातें करोड़ों की लेकिन दुकान पकौड़ों की। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने हाँकनी है, बड़ी बड़ी बड़के लगानी है, बड़ी बड़ी धमकियां देनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, बातें करनी है उन्होंने इनकलाब की, लेकिन तरले करने हैं मिलाप के, कि बस एक दफा किसी ना किसी तरह कोई सूरत हाल बन जाए कि आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की, सिर्फ इन दोनों की 1-on-1 मुलाकात हो जाए या राब्ता हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर सियासत जो है वो सही हो जाएगी। एनीवेज, ये जो सूरत हाल हमारे सामने बनी है, इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। हमें ज्वाइन करेंगे जी बैरिस्टर अकील मलिक साहब, नून लीग से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। हमें ज्वाइन करेंगे जी सेनेटर हमायूं मेहमद साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमें ज्वाइन करेंगे जी ज्ञान चंद साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर हमें ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी सेनेटर हमायूं मेहमद साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अब से थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उनकी रिप्रेजेंटेशन लें। शो का आगाज़ करते हैं। मैं सेनेटर हमायूं मेहमद साहब आपसे शो का आगाज़ करूँगी। ओवर द वीकेंड जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा चर्चा रहा वो अली अमीन गंडापुर साहब थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं उस हवाले से भी, और विफाक के अंदर जिस तरीके से उन्होंने SIFC की मीटिंग्स के अंदर बैठे, आर्मी चीफ साहब के रूबरू बैठे, और उसके बाद मीडिया से आके जो उन्होंने गुफ्तगू की, मेहमद साहब सबको हैरान कर गए। क्योंकि मीडिया में आकर वो बातें कर रहे हैं जो कि वो आर्मी चीफ साहब को नहीं कह पाए या SIFC की मीटिंग में नहीं कर पाए। जो उनकी बातें दिल में थी वो उन्होंने मीडिया में आके की, और एक शिकायत भी की। उन्होंने कहा, अफसोस का इजहार किया बेसिकली। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से जो बातें करना चाहता था वो नहीं कर सका। सर, आपको पता है कि वो एग्जैक्टली क्या क्या बातें करना चाहते थे और कौन सी बातें वो नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, मुझे तो नहीं मालूम वो कौन सी बात करना चाहते थे, कौन सी नहीं करना चाहते थे। कोई ना कोई तशनगी रह गई होगी जो उन्होंने ये बातें की हैं, या कोई ऐसी बात होगी, या कोई हो सकता है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो उनके इर्द गिर्द, आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं, वो नहीं कह सके होंगे, कुछ लिहाज, कुछ इधर उधर, आई डोंट नो क्या हुआ है। तो ये तो आप अली अमीन गंडापुर साहब से पूछे कि उन्होंने कैसी कौन सी बातें थी जो नहीं की, या कौन सी बातें थी वो करना चाहते थे, या क्या वजह थी। मैं तो उसके बारे में नहीं बता सकता था क्या है। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ होता है, हम उस लिहाज से छोटा मोटी बात करते हैं। ठीक है, लेकिन सेनेटर साहब वो ये कह रहे थे कि इमरान खान मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। क्या इमरान खान साहब ने ये बात अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों की? बिकॉज आपकी पार्टी का एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि यूनिफॉर्मिटी बहुत है। अगर उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से भी ये बात की है तो आई एम श्योर ये बात आपको भी पता होगी, रऊफ हसन साहब को भी पता होगी, यानी कि सब लोग ना एक पेज पे रहते हैं। लेकिन ऐसी बात किसी और के मुंह से मैंने सुनी नहीं है, सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब ने इसका एक इशारा दिया है। क्या कोई ऐसी बात है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ?
देखिए, इमरान खान ने बहुत पहले से कहा था कि वो पाकिस्तान के लिए हर एक से बात करने के लिए तैयार है, मां सिवाय विद द एक्सेप्शन ऑफ 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो बेनिफिशियरी हैं मैंडेट चोरी के। अच्छा। ठीक है, हम सही हो गलत हो वो अपनी जगह पे है, वो तो बाद की बात है, डिबेट है, लेकिन वो कहते हैं कि इन 3 से, इन अदर वर्ड्स, जो गवर्नमेंट जिन्होंने फॉर्म की हुई है वो तीनों पार्टियां जो है ना, उन लोगों ने एक किस्म का उनके पास मैंडेट नहीं है, अवाम का मैंडेट नहीं है, दे कांट फॉर्म अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो उनके साथ बातचीत के अलावा बाकी तो हम हर एक चीज से बातचीत कर रहे हैं, बल्कि आप लोग तो हमारा मजाक भी उड़ा रहे हैं कि हम लोग उन लोगों से भी बात करें जिनके साथ हमारी बहुत ज्यादा तल्ख कलामी होती थी, लेकिन जस्ट बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट चोरी, हम हर एक से बात करने को तैयार हैं। तो उसमें तो कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या नई बात है? कोई नई बात नहीं है। यस, ही इज विलिंग टू टॉक टू एवरीवन बेस्ड ऑन क्या, लेकिन सवाल एक पैदा होता है। देखिए, सवाल ये हो जाता है कि हमने अगर सब लोगों ने मिलके बात करनी है तो हमने क्या बात करनी है? कि ये बात करनी है कि यार चलो ये सुबह तुम्हारा, ये सुबह तुम्हारा, ये सुबह तुम्हारा, इन अदर वर्ड्स वो मिली भगत, खाओ पियो और मजे करो, तुम अपना मजे करो, या फिर हम लोगों ने ये बात करनी है कि वो क्या है, वो कहते हैं कि मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूं, मैं जो आइन है उसकी इंतहा चाहता हूं। अरे ठीक है, वाह, क्या बात इन है। अदर वर्ड्स हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो। पाकिस्तान में जब आइन कहता हो कि एक सूबा जब डिसॉल्व होगा तो उसमें 90 डेज के अंदर इलेक्शंस हो, तो इलेक्शंस हो जाए। उसमें नजरिया जरूरत जो कि जस्टिस मुनीर ने स्टार्ट किया था उसको लेकर डिलेज ना हो। पाकिस्तान में जब आइन कहता है, आर्टिकल 19 के बारे में कहता है, आर्टिकल जितने भी आर्टिकल्स है 244, 19, 10, 10A वगैरह 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 सारे होता है, हम कहते हैं उन सब के लिहाज से करें, हर एक चीज को लेकर चले और आइन सुप्रीम हो, और उसके बाद फिर जो इलेक्शंस है वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इन बातों के ऊपर मेरे ख्याल में अगर ये रूह है इस मुल्क को चलाने के मैनुअल की, और वो मैनुअल आइन है, और आइन की रूह ये 2 चीजें बनाती हैं कि इक्वालिटी, जस्टिस, और उसके साथ साथ जो भी आइन है उसको लेकर चले। बड़ी खूबसूरत बात की आपने सेनेटर साहब कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। ये जुमला मैं आप ही को बोलूँगी सर कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब हों, वो तो बड़ी सादगी से ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से बात कर लें, आर्मी चीफ साहब, एक दफ़ा मुलाकात कर लें, हालात बेहतर हो जाएंगे। कौन सा आइन ये कहता है सर? मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ाइए, मुझे एजुकेट करें। कौन सा आइन, आइन की कौन सी शिक है जो ये कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करें? जी सर, जी सर। मैं आपको एजुकेट करता हूँ, थोड़ा सा एजुकेट करता हूँ, अगर आप मुझे मौका दे दें। इस तरह है कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में आइन नहीं चल रहा, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जिन इलेक्शंस ने जब होने थे वो नहीं हुए, जिस लिहाज से आप लोगों ने बल्ले का निशान किया, वो सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि एस्टैब्लिशमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन अ लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, इन्वॉल्व्ड है। तो अगर वो इन्वॉल्व है तो उनके साथ बात बनती है। वो बात इसलिए बनती है कि उनको ये कहना है कि ये आपका दायरा इख्तियार नहीं है, अकॉर्डिंग टू द आइन ये नहीं है। तो उस लिहाज से चूंकि वो इन्वॉल्व है मैनेजमेंट में, आप देख रहे हैं SIFC वगैरह है, इसमें भी उनका एज सच आइनी कोई रोल बनता नहीं है, इन सारी चीजों में नहीं बनता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। अब वो ये कर रहे हैं आउट ऑफ गुड, क्या कह सकते हैं कि उनकी नीयत साफ होगी, वो कर रहे होंगे। मैं नीयतों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अमल पे जा रहा हूँ कि ये अमल अगर अच्छी नीयत भी हो तो ये अमल नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी जितनी अच्छी नीयत हो आप ये अमल कर नहीं सकते, क्योंकि आपका यहाँ पे ये डोमेन नहीं है। तो उस लिहाज से जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, जो गवर्नमेंट है इस वक्त की गवर्नमेंट है, वो अपने पसंद के लोगों को वोट नहीं दे सकती कि वो इलेक्ट उनको एज अ सेनेटर। चलिए सेनेटर साहब, मैंने आई गॉट यू जस्ट सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एजुकेटिंग मी सर। लेकिन आपने कहा कि इस मुल्क में आइन नहीं है,
तो मुझे तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि आपको जब अपनी कन्वीनियंस लगे तो कह देते हैं कि आइन है, जब कन्वीनियंस ना हो पीटीआई की तो कह देते हैं आइन नहीं है। अगर आइन नहीं है तो आप अपर हाउस में, लोअर हाउस में क्यों बैठे हैं, नेशनल असेंबली में, सेनेट में क्यों बैठे हैं? अली अमीन गंडापुर साहब किस हैसियत से, अगर मुल्क में आइन नहीं है तो किस हैसियत में वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं? अगर मुल्क में आइन नहीं है तो किस हैसियत से ये बात हो रही है कि जी हमें मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करने? सर फिर तो सारे काम छोड़े, सबसे पहले आइन को रिस्टोर कराएं। देखिए, हमारी मेन कोशिश तो यही है कि हम देखिए, हाँ। आइन नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आइन एग्जिस्ट नहीं करता। आइन नहीं है का मतलब ये है कि आइन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा, हम अमलदारी। तो रोजाना ओके के ओके। लिहाज से, अगर आप रोजाना के लिहाज से हम लोगों की तकरीरें देखें जो सेनेट में होती है, मैं उनके लिहाज से बताता हूँ, हम उसमें यही बात कर रहे हैं कि आइन को होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, जी। जिस दिन सेनेट के इलेक्शंस, ये चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे थे, मैंने उस वक्त भी ये आवाज उठाई थी कि जो शख्स आप लोगों से ओथ ले रहा है वो खुद अंडर ओथ नहीं है, वो कैसे सबसे ओथ ले सकता है। मैंने तो उस वक्त भी ये चीज की थी, लेकिन उस वक्त हश हश कर दिया गया था कि नहीं कि फलाना, और झूठ बोला गया था कि नहीं जी इनसे ओथ हम 2 हफ्ते पहले ले चुके थे। ठीक ये है। सारा कुछ झूठ उधर ही पार्लियामान के अंदर हो रहा था। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज कि हमारे यहाँ पे ओके आइन पे सर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। implementation नहीं है। योर पॉइंट इज वेरी वेल टेकन बाय मी एंड 200% इट इज टेकन बाय बैरिस्टर अकील साहब मेरे साथ बैठे हैं। वो अकील साहब इनको रिस्पॉन्ड करेंगे। अकील साहब आप जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए जो भी आपके कॉलीग पीटीआई वालों के रिजर्वेशंस हैं, फिर मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगी और आपसे अफसोस भी करूंगी। वो किन किन बातों पे करना है वो मैं अगले मरहले में करूंगी। आप पहले अपना रिस्पांस दे दीजिए। आप जरा बात करिए, जरा पीटीआई वालों को समझाइए, इधर प्रोग्राम में ही एंगेज कर लें उनको। जी बिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बड़ी लुत्फानंदोज हो रहा था डॉक्टर साहब की बड़ी मजे मजे की बातें सुन के कि मुल्क में आइन नहीं है या मुल्क में कानून नहीं है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके उन्होंने उस आइन की तमाम तर शिकों का हवाला भी दिया और बताया कि कौन कौन सी शिकें मौजूद हैं। अली अमीन साहब की सबसे पहली जो बात है कि वो कुछ कह भी ना सके, लेकिन बहुत कुछ कह भी दिया उन्होंने अपनी SFIC की मीटिंग में, और उसके बाद फिर अल्बर्ट अडयाला जेल जाके मुलाकात भी की। तो डॉक्टर साहब बात ये है कि ये आइन आपको 4 साल बाद क्यों याद आया है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये वो वही आइन है 73 का आइन जो कि 2018 से लेके 22 तक भी मौजूद था। ये वही आइन है जब चैनल 5 की एक न्यूज कास्टर रिपोर्टर को ट्रॉले के नीचे, आपके कप्तान के ट्रेलर के नीचे, कंटेनर के नीचे रोन दिया गया। वो कहाँ पे पहुंचा केस? ये वही आइन और कानून है, वो उस टाइम भी मौजूद था। ये वही आइन और कानून है जब आपके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और आप लोगों ने उसको रोकने की किस हद तक कोशिश की, और इसी आइन और इसी कानून की नाफरमानी भी की और इसकी वायलेशन भी आप लोगों ने की। तो ये वही आइन और कानून है जो उन 4 साल में भी प्रेजेंट था। और इसके बाद आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, मेडल इनटू अफेयर्स कर रही है। तो ये वही आइन और कानून है जब आपका वो सेम पेज, और आप पता नहीं क्या क्या कहते थे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट या उस वक्त के जो भी लोग थे वहां पे जो आपकी हैंड होल्डिंग किया करते थे। तो ये आइन कानून तो उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन उस टाइम आपने आइन और कानून की बालादस्ती की बात नहीं की। लेकिन आज आपको यही आइन और कानून बहुत अच्छी तरह याद भी आता है और उसकी तमाम तर शिकें भी याद हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, और जनरली आप ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, आइन की और कानून की पासदारी और इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द बोर्ड इंश्योर करना चाहिए। ये एज ए पाकिस्तानी सिटीजन हम सब का हक भी है और हमारे पे लाज़िम मलजूम भी है। जहां तक इन्होंने बात की अली अमीन गंडापुर साहब की कि ये उनसे जाके पूछें, क्योंकि सेम पेज तो नजर नहीं आ रहा। एक सूबे की हुकूमत तो है, लेकिन वो सूबा जो है वो किस तरह पिछले 12 साल से सफर कर रहा है और ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें करते हैं। आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि आप पाकिस्तान तोड़ने की बातें करें, लेकिन 71 के साथ जो मुताबिकत आप दे रहे हैं, ये मुशाबत आप कर रहे हैं, और मुजीबुर रहमान की जो आपकी पार्टी के अरकान बातें कर रहे हैं, मुझे अफसोस होता है आपके पार्टी लीडर इस हवाले से बातें कर रहे हैं। ये सुन के अफसोस होता है कि जब भी बात हुई, जब भी आपने दलील से बात करने की कोशिश की आपके पार्टी अरकान ने, आप खुद तो शायद नहीं, लेकिन आपके पार्टी अरकान हमेशा पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान से अलहदगी की बात करते हैं। आप कहते हैं कि खान है तो पाकिस्तान है, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है। ये कहाँ की जो है इंसानियत है कि आप पाकिस्तान से ही लड़ाई लेके बैठ गए हैं।
सियासत आने जाने वाली चीज है डॉक्टर साहब, सियासत होती रहेगी। ये पाकिस्तान होगा तो सियासतें भी होंगी, ये पाकिस्तान होगा तो हम भी होंगे। लेकिन कम से कम खुदारा आप 71 की बात और हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और उसके साथ साथ कम से कम ये इस पैराए में जरूर देखें कि उस वक्त मुजीबुर रहमान की मदद कौन कर रहा था। क्या वो इंडिया और इंटरनेशनल लॉबियस्ट नहीं थे? जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल लॉबिंग के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज आप आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान तोड़ने की बातें की जा रही हैं और सिर्फ अपने सियासी मफाद के पीछे। आपका जो जरा सा सियासी मफाद है, आज मैं दावे से कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट जरा सी लिफ्ट आपको और आपकी पार्टी को कराए तो यकीन जाने आपको ये आइन और कानून, ये तमाम चीजें भूल जाएंगी। कम से कम अपनी कन्वीनियंस के ऊपर बात ना करें। अगर बात करनी है वाकईतन एक्चुअली लर्न योर लेसन, तो फिर आए हमारे साथ बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में काम करें। हम तो कहते हैं कि पार्लियामान में वैसे बैरिस्टर साहब, मैं आपको बताऊं, सियासी मुफादात के भी ना अपने अपने SOPs होते हैं, अपने अपने एक तरीके वारदात होती है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी चंद दिनों पहले आपकी जो पार्टी है वो ये कह रही है कि भाई जो पिछले हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से है, चाहे उनका ताल्लुक जुडिशरी से है। और ये लोग यानी PTI वाले ये कह रहे हैं जो मौजूदा है वो इनके साथ बुरा कर रहे हैं, वो इनकी तरफ बाइस्ड है। सो बेसिकली विफाक का यानी हुकूमत का और PTI का तो मौक़िफ़ सेम है, सिर्फ बंदे और डेजिग्नेशंस अलग अलग है, सिर्फ किरदारों के ऊपर तकसीम है, बातें तो आप दोनों सेम कर रहे हैं। ये सियासी मुफादात ही तो है ना। बिल्कुल यही बात है और मैं यही कहता हूं कि ये इसका सियासी हल निकलना है और पार्लियामेंट के अंदर से ही निकलना है। अगर ये देखें हम अपनी सियासी जमातें अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे छोड़ दें और वाकईतन हमने अगर पाकिस्तान से भी मुखलिस रहना है और अगर हमने वाकईतन किसी का रोल सियासत में माइनस करना है तो हम सियासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहे, एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहे और फिर होगा क्या, आज हम कल ये आज हम, ये इस तरह मामला नहीं चलना। इस तरह मामला चलने में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है और ये एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। और अगर हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और सियासी जमातों ने वाकईतन कहीं लाइन ड्रॉ करनी है तो then they'll have to decide and they'll have to sit together and hence they'll have to come and they'll have to sit with us, with the political parties और सियासी जमातों से आके बैठ के पार्लियामान के अंदर इन्होंने बात करनी है और वो लाइंस वहीं पे ड्रॉ होंगी। ये अगर बात कहें अच्छा, और ये मैसेज बैरिस्टर साहब बात आपने बड़ी अच्छी की है। 27 मई के हवाले से तो बड़ी अच्छी बात की है क्योंकि 27 मई तो आपको पता है वैसे ही हमारी चांद रात है, क्योंकि 28 मई को आपको पता है कि पाकिस्तान ने वो धमाके किए थे जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। तो उस हवाले से आपकी जो बात है वो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़ है, PTI वाले क्लियर है कि उन्होंने क्या करना है। PTI वालों ने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं और आप लोगों को उन्होंने दीवार से लगा के रखना है और तिगनी का नाच नचा के रखना है, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपको तो ये भी समझ नहीं आ रही कि आपके साथ हो क्या रहा है। मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे और पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहेंगे। विल बी बैक। बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ज्ञान चंद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सेनेटर हमायूं मेहमन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एंड वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे साथ बने हुए हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करें। ज्ञान चंद साहब, पिछले सेगमेंट में आपने मिस कर दी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हो रही थी कि मुल्क में आइन है, मुल्क में आइन नहीं है, लेकिन इस बारे में तो आप मुझे बता दें, साथ ही ज़रा अपडेट कर दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं अपने सवाल को अपडेट कर रही हूँ। SIFC को लेके बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। हालांकि SIFC तो बड़ा अच्छा काम कर रही है और SIFC जो है वो एक बोर्ड है जिसने सरमायाकारी को लेकर के मज़ीद फैसिलिटेशन देनी है टू द गवर्नमेंट, और SIFC किसी एक इदारे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। PTI को SIFC पे बहुत एतराज़ है और हुकूमत तो SIFC से बहुत सेटिस्फाइड है। लेकिन मसला ये है कि SIFC की जो कहानी है ना वो बिल्कुल वैसी है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्योंकि PTI अंदर मीटिंग में जाने से पहले कुछ और कह रही थी, बाहर आकर के वो कह रही थी। असल में SIFC और PTI का जो ताल्लुक है वो क्या है, जरा आप समझा दीजिए मुझे। देखिए PTI का ताल्लुक और PTI को समझना बहुत मुश्किल है। पहले जो सेगमेंट चला उसमें से भी कुछ झलकियां तो मैंने सुनी। जी। तो बात ये हो रही थी हमें बात नहीं करनी है पॉलिटिकल पार्टी से, पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से और MQM से। लेकिन कल तो MQM की इत्तेहादी थी, तब तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी थी, वो दहशतगर्द पार्टी नहीं थी, बड़े नफीस लोग थे। ये साल 1.5 साल पहले की बात है। कोई मीर जाफर था, कोई मीर सादिक था। आज कहते हैं कि हम उन मीर जाफर और मीर सादिक से बात करना चाहते हैं।
कोई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, आज वो इनका हीरो बना हुआ है और पंजाब की पार्टी का सदर बना हुआ है। तो इस किस्म की बातों पे अभी तो जो गंडापुर का मामला चल रहा है वो भी ऑन ऑफ मीटिंग को देकर वो बातें करता है। जैसे आपने ही रेफर किया कि उन्होंने कहा कि भाई SIF तो ठीक है, हम उनके साथ हैं। तो SIF जो बना था वो एक था कि भाई आप फैसिलिटेट करेंगे जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। पहले हमारे यहाँ ये हो रहा था कि कोई भी इन्वेस्टर आ रहा था तो हम उनको उनके NOCs में रुला देते थे, हम उनको लैंड की ओनरशिप लेने में रुला देते थे, हम उनको बिजली का कनेक्शन, टेलीफोन का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, जो भी उनकी जरूरत होती थी उनके लिए उनको एक ऑफिस का चक्कर लेना था। फिर माशाल्लाह बड़े हम ईमानदार हैं, करप्शन का जो इशू है तो उसमें वो जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने के लिए आया हुआ होता है वो भी भागने पे मजबूर हो रहा था, इसलिए ये फोरम बनाया गया। इसके अलावा ये था कि भाई जैसे PTI अभी कर रही है कि अगर हम गवर्नमेंट में नहीं है तो पाकिस्तानी नहीं है। इनके गवर्नमेंट में आने से ये होगा कि या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नमेंट में आने से वो पूरी पॉलिसी चेंज होती रही है। इसलिए हम सब स्टेक होल्डर बैठे, इदारे भी बैठे हुए हैं, ताकतवर इदारे जो है वो भी बैठे हुए, तो बाकी फॉरेन इन्वेस्टर जो है तो इसको ये गारंटी मिल रही है कि भाई ये पाकिस्तान की स्टेट का एक फोरम है जिसमें मुख्तलिफ ओहदेदारान बैठे हुए हैं जो हमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं जी। साथ साथ ये भी इंश्योर हो रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट किसी भी पॉलिटिक्स उसके नजर नहीं होगी। SIF इसका फोरम बना और मेरा ख्याल है कि इंटरेस्ट दुनिया ने शो किया है। ये ऐसी चीज नहीं थी कि भाई एक दिन में हो जाती। PTI ने या हमारे माजी की गवर्नमेंट को भी आप ले लें तो हमारा कोई रिकॉर्ड, हमारी कोई रेपुटेशन इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी में ठीक है नहीं रही है। हम एक दफा मुआहदा कर लेते हैं, गवर्नमेंट जाती है, दूसरी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उस पर इल्जाम लगा देती है, उनके मुआहदों से खिलाफवर्जी की जाती है। PTI वालों ने कहा IMF से भी मुआहदा खिलाफी की, तो उनसे मुआहदा खिलाफियों इस किस्म के रवैयों की वजह से जरूरत महसूस हुई कि सबको साथ बैठाकर स्टेट लेवल पे कोई बात की जाए, और वो स्टेट लेवल पे बात हुई है और उस पे काफी पेशरफ्त हुई है, काफी ऐलानात हुए। ठीक है, जो पेशरफ्त की बात आप कर रहे हैं ना मौशी तौर पर और SIFC के हवाले से, ज्ञानचंद साहब योर पॉइंट इज वेरी वेल टेकन। मेहमान साहब मैं आप ही की तरफ आना चाहूंगी, बट एट दिस अपडेट करें, इसको जरा अपग्रेड भी करें। वो इसलिए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बड़े ओपन हैं, बड़े वोकल हैं आजकल। वो तो खैर ये भी कह रहे हैं कि मैं बड़ी जद्दोजहद की तारीफ करता हूँ इमरान खान साहब की, और मैं इमरान खान साहब से नफरत नहीं करता। तो उन्होंने असल में द कैट इज आउट ऑफ द बैग, उन्होंने वो राज फाश कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई PTI कह रही है हमारे मैंडेट को तस्लीम करें, हमारे बंदों को छोड़ें। तो साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं अगर हमने सारे ये काम कर दिए तो उसके बाद तो हम जेलों में होंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब ये, और वो आपसे एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि अगर उनका मैंडेट तस्लीम कर लिया, आपकी शराइत तस्लीम कर ली, सबको जेल से भी बाहर निकाल दिया, तो आप फिर इन लोगों को जेल में डाल देंगे। तो आप इनको कोई अश्योरिटी, कोई गारंटी तो देना। देखिए मैं आपको एक बात, राना सनाउल्लाह साहब ने पहले भी इनको यही कहा था, अभी तो ये अपनी बात बदल रहे हैं, लेकिन उनको पहले भी ये उन्होंने कहा था कि हम किसी भी हद तक जाएंगे इमरान खान को एलिमिनेट करने के लिए। क्यों? इट इज़ आइदर हिम या हमारी एग्जिस्टेंस है। उस इमरान खान ने इनकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर दिया था। क्यों? इस वक्त इनके पास ये वो जमातें थी जो पिछले 40 साल से 1980 से वो एक ही स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल कर रहा है इनकी जमातों में। और अगर आप देख लें तो जो स्टील मिल था वो इनके दौरे हुकूमत में तबाह हुआ है, इन लोगों ने तबाह किया है। PIA जो पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन उनमें था, इन दोनों जमातों ने मिल के उसको तबाह किया। उसके अंदर जो ओवरलोड डाला हुआ है उसका स्टाफ का, वो इस वजह से डाला है कि इन लोगों ने पॉलिटिकल भर्तियां करके उनको क्या, तो ये दो वो है। नंबर 3 जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो आपको पता है, वो बिजली के उसका वो है ना, सारे बिलों के लिहाज से है, ठीक है, या जो हमारी वो है एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है, उसको देखें। इन पे वो आपके एक MPA ने जो है वो ग्रिड स्टेशन के ऊपर धावा भी बोल दिया ना, एक मिनट है,
नहीं सर, मैं तो वैसे ही आपको याद करा रही थी जी। हाँ, मुझे एक बात बताए ना, आपने बिजली लेनी है या नहीं लेनी है, आपने पैसे देने हैं। मियां मंशा साहब की मेरे ख्याल में 3 या 4 पावर वो हैं IPPs हैं, वो पिछले 1-1.5 साल से बंद हैं और उसके बावजूद वो कोई रफली 28 या पता नहीं कितने अरब रुपए एज अ प्रॉफिट ले चुके हैं, इन स्पाइट ऑफ his business not even working for a day। ये इन लोगों ने वो हर किस्म के जो फैसले किए उसका कौन, पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये तबाहकारियां पाकिस्तान में जो आज है वो इन लोगों ने की हैं। 2015-16 में पेंशन्स की, उसके बाद पेंशन तबाहकुन हद तक आगे बढ़ गई और उसकी वजह ये है कि 2015-16 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो चेंजेस किए पेंशन के उस लिहाज से, उसने पेंशन को तबाह, उसने उस पेंशन ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। इस वक्त पेंशन जो है ना वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी के बाद दूसरा बड़ा मसला बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 18th अमेंडमेंट ले आए। 18th अमेंडमेंट बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसके साथ रिडंडेंसीज नहीं लेकर आए। अच्छा, फिर उसके बाद इस वक्त जो पाकिस्तान का जो मसला है, देखिए SIFC कोई बुरी चीज है या नहीं है, लेकिन वो उसकी इफेक्टिवनेस आप चेक कर लेना। पिछले 1 साल में इनके पास कितना इन्वेस्टमेंट आई है, कोई नहीं आई है। उल्टा ये हुआ है कि पिछले 6 माह में चाइना ने अपना हाफ कर दिया है, दुबई ने 66% रिड्यूस कर दिया है, जापान ने तकरीबन 70% रिड्यूस कर दिया है। हर जगह से आपकी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस वक्त पहले 1 साल में 36% कम हुई थी, पिछले 6 महीनों में उस 36% में another 10% कम हो गई है। तो आप उस लिहाज से ये देखें। अच्छा, इनका ख्याल ये है कि कोई आके इन्वेस्ट कर लेगा, ये इनकी बेवकूफ़ी है, नालायकी है, निकम्मापन है। वजह क्या है, मेरी और आप, अगर हम लोगों की एक मुश्तरका एक जायदाद हो और उसके अंदर डिस्प्यूट हो, आप मुझे बात बताएं कौन बेवकूफ होगा जो आके उसके अंदर इन्वेस्ट कर ले? कोई होगा? नहीं होगा। तो पाकिस्तान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अच्छा, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर यहीं पे एक लुकमा ले लीजिए, क्योंकि आपने भी इतना तफसीलन इतने अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन PTI का सोशल मीडिया उठा करके देखिए, आर्मी चीफ की फोटो लगा करके जो तूफान बदतमीजी SIFC को लेकर के की होती है, सर आप ही गाइड करते हैं ना, आप इतना अच्छा तनकीद भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से तनकीद कर रहे हैं सर। यही मतलब जो आप कह रहे हैं यही आपका क्लिप उठा के लगा दे सर, वो तो आप फोटो लगा के आर्मी चीफ साहब की इतना पर्सनल अटैक कर रहे हैं PTI वाले। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हैं जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं उसका ताल्लुक PTI से नहीं है, उसका ताल्लुक जनरली लोगों से है। नो सर, नो सर, हैंग ऑन सर, PTI का ऑफिशियल पेज वेरीफाइड, PTI ब्लू टिक वेरीफाइड सर, ऑफिशियल। देखिए एक मिनट, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ब्लू टिक, क्या उन लोगों ने वहां से इसको ट्वीट किया? नहीं किया। पाकिस्तान के वेब पेज के ऊपर, PTI के वेब पेज के ऊपर मुख्तलिफ लोग अगर कोई पोस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, दे आर द पीपल, दे आर जनरल पब्लिक जो वो कर रहे हैं। और मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारी चीजें इस तरह नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो इस तरह नहीं होनी चाहिए। तमीज का दायरा हमेशा होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब ये बात कर रहे हैं ना कि आप तो मुल्क तबाह कर रहे हो और मुल्क को तोड़ रहे हो और आप हमूदुर रहमान कमीशन नहीं कर रहे हो और फलाना नहीं कर रहे हो, देखिए ये जो कमीशन के रिपोर्ट है, हमूदुर रहमान कमीशन के रिपोर्ट पढ़ना क्यों जरूरी है? वो पढ़ना इसलिए जरूरी है, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि व्हाई डिड इट हैपन। आप कमीशन रिपोर्ट बनाने का ये हो जाता है कि एक किस्म के एक ऑडिट रिपोर्ट है। अब ये लॉयर हैं, इनको पता होगा कि ये जब मुख्तलिफ केसेस को रिव्यू करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके ऊपर डिसीजन ये क्यों लिया जाता है। सेनेटर साहब के ये लॉयर साहब को कितना पता है? लॉयर से भी ज्यादा बैरिस्टर है, इनको पूछ लेती हूँ कितना पता है। बैरिस्टर साहब, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है, और अगर आप इसकी इंटेंसिटी समझना चाहते हैं ना अकील, तो मैं आपको सिर्फ ये हवाला दूंगी आज़ाद कश्मीर का। वहाँ पर जो हुआ, अब उसी किस्म की एक ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तैयार की जा रही है सर। और मैंने जब प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि मैंने आपसे अफसोस भी करना, मैंने इसी बात पे अफसोस करना है कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपके साथ ये हो रहा है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है खैबर पख्तूनख्वा के, वो मीटिंग में आने से पहले, आपके साथ बैठने से पहले टेबल के ऊपर बाहर लोगों को, मीडिया को बोल के आते हैं लानते भेजो उनके ऊपर, सुबह दोपहर शाम लानते भेजो। और जब आपके पास आते हैं तो कहते हैं सर आप हमारे लिए स्पेस क्रिएट करें ना, हम तो बिल्कुल आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और आप बिल्कुल प्रोएक्टिव, तो क्या आप तो एक्टिव भी नहीं है इन मामलात में, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा सर।
आप पहले ये तो डिसाइड कर लें और ये तो सोच लें कि आपके साथ हो क्या रही है और आपने मुल्क को चलाना कैसे है। दिनेश, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जो दोगलापन है और जो एक डबल पॉलिसी है, गुड कॉप बैड कॉप वाली, हमारे सामने आके तो फिर बिल्कुल जेर हो जाते हैं और बाहर अवाम में अपने बयानिए की मकबूलियत या अपने बयानियों को परवान चढ़ाने के लिए जो कहा जाता है कि मैं इस्लामाबाद में दावा बोल दूंगा या मैं 15 दिन बाद डिसाइड करूंगा, मैं देखूंगा। देखें, आज़ाद कश्मीर वाला बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसको ऊपर जो है वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी भी तश्कील दी और उसकी आगे फर्दर चल रहे हैं मामला और वो डेफिनेटली रिपोर्ट होनी है और उसमें आनी है। देखिए, हमने ये चारों सूबे मिलके ही फेडरेशन बनाते हैं और हम वफाक की ये जो अलामत है, ऑब्वियसली इसको हम चाहते हैं कि ये बड़े अच्छे तरीके से सारे मामला तमाम सूबों को साथ ऑन बोर्ड लेके, तमाम सूबों को मिला के हम लोग जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करके हम एज ए नेशन आगे बढ़ें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि वहां पे बयानबाजी होती है, वहां पे कहा जाता है कि जी आप 5 वक्त नमाज पढ़े, इन पे लानते भेजे, इनको गालियां दें। ये अवाम को और पाकिस्तानी कौम को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? ये कौम को ज्यादा इश्तियाल अंगेजी दिलवाने वाली बातें हैं ना। और क्या, ऑलरेडी देखें इकोनॉमिकली आपके हालात इतने कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चीजों की अशाए खुदनोश की चीजों में कमी आ रही है। लेकिन सर, आप भी ऐसे लोगों को एंटरटेन करके क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपकी कोई भी आए बैंड बजा करके आपकी इज्जत का फालूदा करके चले जाए? अभी सेनेटर साहब ने 3 बड़े खूबसूरत अल्फाज आपकी हुकूमत के लिए बोले, ये नालायकी है, ये बेवकूफ़ी है, ये निकम्मापन है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले इशू पे ये सेनेटर साहब ने भी आपके बारे में ये अल्फाज बोले हैं सर, और आप फिर भी अपने अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी पैदा नहीं कर रहे हैं कि आपने इनको जवाब कैसे देना है सर? देखिए, मेरे लिए डॉक्टर साहब निहायत काबिल एहतराम है, लेकिन बात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो ऑब्वियसली एक बिजली का इशू पाकिस्तान में है, लेकिन इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये क्यों इशू है? जब हमारी हुकूमत थी 18 तक के 17 तक, तो उस टाइम तो ये बिजली के इशू खत्म हो गए थे, बिजली का शॉर्टफॉल खत्म हो गया था। उसके बाद वो मेगावाट से पूरे थे, सिस्टम में एग्जिस्ट भी कर रहे थे, लोड शेडिंग नहीं थी और दोबारा पाकिस्तान रोशन हो गया था। इनकी इनकॉम्पिटेंस जो थी उस वक्त, जब इन्होंने वक्त पे फैसले नहीं किए और बैड गवर्नेंस का ये हाल था कि बुरे फैसले इन्होंने लिए जो कि पाकिस्तान आज सफर कर रहा है। और वो शॉर्टफॉल जब आया, ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई कम हुई। इन लोगों ने कोई चीज नहीं वहां पे की कि हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ऊपर काम करना है, हमने बिजली की पैदावार को बढ़ाना है और सिस्टम में दोबारा वो मेगावाट्स डालने हैं। तो ऑब्वियसली इनकॉम्पिटेंस तो इनकी थी ना उस वक्त। हुकूमत 4 साल इन 18 से 22 तक, और उसके बाद जो हमारे लिए पॉसिबल था विद गिवन व्हाटएवर रिसोर्सेज वी हैड, we obviously worked in that PDM की हुकूमत में टाइम में। अभी भी आप देखें तो हम यकीन जाने दिन रात एक किए हुए वजीर आजम साहब और वजीर आला साहिबा, और हम अवाम की खिदमत के लिए लगे हुए हैं। जो अवाम के इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज हैं, रोटी के इश्यूज हैं, खाने पीने के इश्यूज हैं, बिजली के इश्यूज हैं, पेट्रोल के इश्यूज हैं, क्या मुझे बताएं कि आज की तारीख में इन तमाम चीजों में कमी नहीं हुई पिछले तकरीबन जब से हुकूमत हमने संभाली है, फरवरी से लेके अभी तक? तो देखें, कम से कम अप्रिशिएट तो करना चाहिए हुकूमत के जो इकदाम हैं कि वाकईतन जो रिलीफ जा रहा है वो आम आदमी तक रिलीफ जा रहा है और लोगों तक जो इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास तो इकोनॉमिक टीम थी और we'll do one। वेलकम बैक जी। बैरिस्टर अकील साहब, आप मुबारकबाद भी ले लें शो के अख्ताम पर, क्योंकि आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया और कल तो बड़ा दिन है भाई। जो कायद हैं वो सदर बनने वाले हैं। ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, ताहयात कायद से सदर बनने तक का सफ़र, ये आप तरक्की में गिनेंगे कि तनज़ुली में गिनेंगे? हाउ डू यू सी इट सर? और क्या हो सकता है कल, क्या हम एक्सपेक्ट करें? सेनेटर साहब और उनकी पार्टी क्या एक्सपेक्ट करें? इनके बारे में कुछ कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो सर? देखिए, टुमारो इज अ बिग डे और ये सदारत वाला तो ऑब्वियसली एक नया चैप्टर, नया बाब जो है हमारी पार्टी में रकम होने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो 28 मई के हवाले से, यौम तकबीर के हवाले से, आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त जो धमाके किए और जो उन्होंने मुल्क की सालमियत को बरकरार रखा, मुल्क की सॉवरेनिटी पे आंच नहीं आने दी, और जो ऑफर्स हुई थी हमें कि आप ये धमाके ना करें और पैसे ले लें, तो उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे रखा और पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत, एटमी ताकत बनाया। तो कल ये दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली डबल होगी
क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस तरह गैर कानूनी तरीके से एक तो वजीर आजम के ओहदे से हटाया गया, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी की सदारत से भी हटाया गया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जो है वो पार्टी के सदर बनेंगे और जो पार्टी का पैगाम है, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए जो मेहनत जद्दोजहद जारी और सारी रखे हुए हैं और हैंड होल्डिंग किए हुए हमारी सीएम साहिबा की, और उनको जो एक लाइन ऑफ डायरेक्शन है वो प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो डेफिनेटली ये देखे ना उनकी ही जो है ये गाइडेंस है जिसकी वजह से पंजाब में बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान में एक बेहतर जो है इकोनॉमिक। सेनेटर साहब, ये तो भाई कल धमाका होने वाला है आपकी पार्टी के लिए, तो इसलिए बड़ा धमाका होगा क्योंकि इमरान खान साहब की तो पूरी सियासत उनकी वजारत उज़्मा के अंदर उनके टाइम पर इसी गिर्द रिवॉल्व करती रही थी कि बस किसी तरह नवाज शरीफ साहब को सियासत से और इस सिस्टम से आउट करना है, बट ही इज गोइंग टू टेक चार्ज टुमारो अगेन। सर देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। अकील साहब जो है ना, ही इज अ वेरी गुड लॉयर, आई एम श्योर बैरिस्टर तो हैं और उन्होंने अपने दलाइल दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर एक भी न फैक्ट है न फिगर है। मैं थोड़ा सा इनकी नॉलेज के लिए बताता हूँ। मायूस कर दिया उन्होंने आपको। इन्होंने कहा 2018 तक हम लोगों ने कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरी जान, आप जरा एक दफा देख लें, 2013 में आप आए थे, आप लोगों ने 500 से 600 अरब रुपए आईपीपीज को दिए थे। आते साथ ही पहले 5-10 दिनों में या 50 दिनों में आपने आईपीपीज को दिए थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो 500 से 600 अरब रुपए जो थे वो तकरीबन 1.5 खरब रुपए बनकर 2-3 साल बाद वापस आपके मुंह के सामने आके खड़ा हो गया था। आज वो तकरीबन 2 से 3 खरब के ऊपर चला गया, तो दैट मींस तकरीबन 4 टाइम्स बढ़ चुका है जब से आपने 600 अरब दिए थे। और वो 600 अरब इसलिए दिए थे कि आपने जो फैसले किए थे वो फैसले गलत। ठीक है, SIFC की ये बात करते हैं। SIFC कैसे किसी को कहेगी कि इन्वेस्ट करो जब आपके अपने लीडरान, जैसे इन्होंने अभी कहा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कुछ अर्सा पहले भी ये सुना था लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी जो है ना जायदादें इस इंसान की है जिसने 5 रुपए का कभी कोई जॉब नहीं की। ठीक है, लेकिन उनके दादा जो किसी और के वालिद साहब हैं, जो वो कहते हैं कि भाई मेरे वालिद साहब तो सादा आदमी थे और वो तो मजदूर थे, लेकिन उनके दादा जो है ना वो अरबपति थे। तो अब पहले तो ये डिसाइड कर ले कि कौन अरबपति था कौन नहीं था। इनकी जायदादें जो हैं दुबई में, अब सोच लिए इंडिया पाकिस्तान से 10 गुना से 12 गुना बड़ा मुल्क है और सबसे ज्यादा इंडियंस दुबई में हैं, पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस दुबई में हैं। लेकिन पाकिस्तान जो प्रॉपर्टी वहां पे ओन करता है, और ये इंडिविजुअल बेसिस पे जो प्रॉपर्टी ओन करता है, जिसमें प्रॉब्ली मरियम नवाज साहिबा के भी आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह की भी आई हैं, उसमें ये क्या सकते बिलावल भुट्टो की भी आई हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज आई हैं। ये $13 बिलियन की हैं। मुझे समझ ये नहीं आती, हाउ कैन दे गो टू MBS और सारे लोगों को आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, जबकि इनके लिहाज से पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ। ठीक है सर, मुझे मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे दुबई लीक्स के ऊपर तो मुझे लगता है आपको बुला करके एक अलग से शो करना पड़ेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे कल मुलाकात।